मौका पे यहाँ पे विराजिया आप सभी सुधीजन, हमारा बीच मालवी की वार्षिक परंपरा का नक्षत्र विराजिया हुआ है। ये नाम भले ही नरेंद्र खेत्री बोले पर भी नक्षत्र है वर्तमान में मालवी का। बैंकॉक थाईलैंड से नहीं है, मैं रोम तक वहाँ तक आपने मालवी को प्रसाद करियो। ऐसे हमारी बड़ी बहन नारायणी माया जी बैठी है, हमारी बहन श्वेती माँ जी बैठी हुआ है, हमारा सभी कविगण बैठे हैं, हमारा शिष्य भी बैठे हुआ है। जब हम मालवी का बारे में बात करा तो हमारे यह बात याद आए कि जब सुमित्रानंद पंत ने कविता लिखी थी भारत माता ग्रामवासी, या जो भारत माता है या महानगर में नहीं ले, नगर में नहीं ले या गांव में, सच्चे अर्थ में हमारा गांव की जो विमान है, हम सबकी जो माँ बोली है वह मालवी है। इसलिए मालवी में बोलना, मालवी से संबंधित सभी सांस्कृतिक रूप उनके लईने आगे बढ़ना हम सबको दायित्व है। हमारे ये लगे कि केवल औपचारिक स्तर पर ही मालवी को प्रयोग नहीं चले, वरन जब तक घर आंगन से लेने चौपाल तक अपना सगला रीति रिवाज में मालवी को जब तक प्रयोग नहीं होएगा, हम माना कि मालवी नहीं बचेगा। और मालवी नहीं बचेगा तो हम भी ये माना कि मनुष्य भी नहीं रहेगा, जो मानव जन भी नहीं। तो कोई भी भाषा हमारा जिंदा होने को प्रमाणित करे। हम बोला उन पे उपकार नहीं कर रहा, वह बोली हम पे उपकार करें कि जिनका वास्ते हम सब एक दूसरे से जुड़ी सका। ये जो मंच है ये बहुत समर्थ है, यहाँ पर बहुत सारे सुधीजन बैठे हुए हैं। मालवी भाषा का उद्गम 1300 साल पहले हुआ है। आज से 1300 साल पहले जब पूर्व रूप में वैदिक संस्कृत, वहाँ के बाद में लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद में प्राकृत, के बाद में पाली और अपभ्रंश, उस अपभ्रंश की कोख से मालवी का जन्म हुआ है। आज 22 जिलों में 2 करोड़ से ज्यादा बाशिंदे मालवी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये 2 करोड़ लोग हैं, ये अपने घर आंगन चौपाल से लेके और विशिष्ट प्रकार के जो प्रयोजन है, जिनकी चिंता भी दीदी भी कर रही थी, तमाम प्रकार के रीति रिवाज, तमाम प्रकार के उत्सव, लोक देवी देवता, उनसे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा जो साहित्य संसार है वो मालवी के माध्यम से स्पंदित होता है। मालवा की जो विशेषता है ये सदियों से चली आ रही है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इस बात का उल्लेख किया है कि मानव जनों की अपनी एक विशिष्ट रीति है, विशिष्ट प्रकार की पद्धति है, जिसको उन्होंने अवंतिजप के रूप में रेखांकित किया। आप देखिए कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में यहाँ की विशेष बात को संकेतित किया गया। यहाँ की वेश, यहाँ की भाषा, यहाँ के रीति रिवाज, ये सब अपने ढंग से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ से लेकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अनेक संत जब जब यहाँ पर आए तो उनको लगा कि ये स्थान कितना अद्भुत है। वृक्ष अनंत सुनिर्वहन, वृक्ष अनंत सुनिर्वहन, मानव देश भलो सभी। ये संत सुंदर राज जी की वाणी है। वो संकेत देते हैं कि ये कितना अद्भुत स्थल है कि जहाँ पर मनोरम वृक्ष है, सुंदर सुंदर जो है वृक्षों की माला है यहाँ पर, और यहाँ पर निरंतर जलधार रहती है। डॉक्टर रोटी पकपकी वाला जो संकेत है वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे अनेक संत जब भी यहाँ आए तो उन्होंने पाया कि यह जो स्थल है यह अपने आप में विशिष्ट है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाएं उज्जैन में बैठ करके लिखी। उन्होंने मालवी के साथ भी न्याय किया। उस समय मालवी तो अस्तित्व में नहीं थी क्योंकि 2000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन उस मालवी का जो पूर्व रूप था, जो उस जमाने में प्राकृत बोली जाती थी, जिसमें मालवी के तत्व मिलते हैं, उनका प्रयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया। अभिज्ञान शाकुंतलम में किया, विक्रमोर पश्चिम में किया और मालविका में मित्रम में किया। एक नायिका का नाम ही दे दिया उन्होंने मालविका। जो नायिका है उसका नाम है मालवी। आप सोचिए कि मालवा के प्रति कितना अद्भुत अनुराग। क्षिप्रा की जलधारा की चर्चा वो करते हैं, महाकालेश्वर की चर्चा वो करते हैं, और जो गंभीरा नदी है जिसकी चर्चा
आपको व्यापक फलक पर नहीं मिलेगी, उसकी भी चर्चा वो करते हैं अपने काव्य के माध्यम से। तो तात्पर्य है कि मालवा जो है वो सदियों सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है और इसकी महिमा को अलग अलग स्तरों पर लोगों ने रेखांकित किया है। तो मैं अभी निवेदन कर रहा था कि किस तरह से तो पूरा का पूरा वंश वृक्ष बनता है मालवी का। लगभग 1300 वर्ष पहले मालवी अपना अस्तित्व ग्रहण करती हुए आगे बढ़ती है। इन 1300 सालों के इतिहास में बहुत सारे रचनाकार हुए, बहुत सारे कविगण हुए, बहुत सारे संत कवि हुए, बहुत सारे भक्त कवि हुए, कवियत्रियां भी हुई, जिन्होंने मालवा के उस वैभव को अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। और ये धारा आज भी प्रवहमान है। आज भी बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो मालवी के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। एक लंबा सिलसिला है। आप देखिए कि जो मालवा का लोकनाट्य मार्च है, उस मार्च के माध्यम से हमारे जो रचनाकार हैं वो मालवा की विशेषताओं को रेखांकित करते हैं। वे संकेत देते हैं कि यो है मारो देश मालवो, यो है मारो देश मालवो महिमा यहाँ की मोटी, यो है मारो देश मालवो महिमा यहाँ की मोटी, वो जंगल जंगल में मंगल पंख पे पानी रोटी, वो भी मिला बनका पासी पेरे एक लंगोटी, वो मक्का का टापू खैके ने छाछ दिए दो रोटी। यह हमारा मालवा, इना मालवा का ये जो रचनाकार हैं ये निरंतर इनकी सेवा करेंगे। अब हमारा दायित्व ये बने कि आम व्यक्ति भी इनकी सेवा में तत्पर हो। और इन्हीं दृष्टि से लगभग 2 दशक पहला मालवा का जो सुधीजन था वे बेटी ने विचार किया। हमारी बेन बेटी है श्वेतिमा निगम, इनका पिताजी झलक निगम जी, उनने अपनी साइकिल के जेट विमान जैसे बने हुए थे। वे साइकिल पे चलता था लेकिन काम जेट जैसा करता था, जगह जगह जाइए लोगों के बात करता था, उनसे साहित्य इकट्ठा करता था, लोगों की पूरी सूची में बनाता था। लेकिन उन्हीं दौर में यह बात आई कि हमारा जैसे हिंदी को दिन होए, हिंदी दिवस मनावा हम लोग 14 सितंबर के दिन, इन्हीं तरह से मालवी को दिन होना चाहिए। तो मालवी को दिन कौन सा होए? तो ये बहुत सारी चर्चा, बहुत सारा विमर्श हुआ, आप सब के जानो हो। मैं उन्हीं दौर में कई लोगों ने क्यों कि अमुक व्यक्ति है उनका जन्मदिन का दिन जो है मालवी दिवस मनावा, अमुक संस्था को जन्म को उनका साथे का जोड़ा। लेकिन ये तय करियो कि इन्हीं मानव भूमि पे मानव संबंध चलावा को जो काम हो तो वो विक्रम के द्वारा जो कि मालव गणस्य का माध्यम से संकेत करे है, मालव गणस्य जय की बात करे है। तो यो संबंध जिनके आज हम विक्रम संबंध के वहां इनके पहला मालव संबंध कहता। तो मालव संबंध की स्थापना को दिन कौन सा है? तो ये गुड़ी पड़वा को दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को दिन। तब ये तय करियो कि हम सब मिलीने मालवा को दन मनावा गुड़ी पड़वा का दिन। तो यह सिलसिला लगभग 2 दशक हुई गई का, पिछला 2 दशक से हम लोग मालवी दिवस मनावा। और मालवी दिवस मनावा का मतलब केवल बोली बानी की बात नहीं करना, हमारे संपूर्ण जो संस्कृति उनकी बात है। यहाँ का तीज त्योहार, यहाँ का लोक देवी देवता, तमाम प्रकार का रीति रिवाज, यहाँ की लोक मान्यता, लोक विश्वास, यहाँ की पहेलियां, मुहावरा, लोकोक्ति, गीत, कथा, गाथा और तमाम वे सारे पक्ष जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मालवी आज भी स्वयं तो जीवित है ही, वो हम सबको भी जिंदा रखे। इस रूप में यह प्रयास निरंतर जारी रहा और आज हमें कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में मालवी पढ़ाई है। वर्षोत्तमा विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पाठ्यक्रम में मालवी भाषा, मालवी साहित्य पढ़ाया जाता। और अभी हाल ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को। उन्होंने अपना जो एक परीक्षा उन्होंने अभी आयोजित करने का संकल्प लिया है, उसमें एक पूरा का पूरा खंड लोक भाषा और संस्कृति को दिया, जिसमें मालवी प्रमुखता से। इस प्रदेश में जो लोग भी नौकरी के लिए आए वे पहले मालवा को जाने, वे निमाड़ को जाने, वे बुंदेलखंड को जाने, वे बघेलखंड को जाने, यहाँ की तमाम प्रकार की जनजातीय जो बोलियां उनके बारे में जाने। पर आप देखिए कि मालवा की सबसे बड़ी विशेषता है कि निकट के अलग अलग करीब 7-8 उपांचलों का इसमें समावेश। यह बोली इधर हाड़ौती के साथ अपना हाथ थामे हुए है,
उधर चले जाए चित्तौड़ के आगे तो ये मेवाड़ी के साथ में ये संगी बनी हुई है, और इधर बांसवाड़ा की दिशा में चले जाए तो वहां की जो वागड़ बोली है उसके साथ में इसका संबंध है। ये भीलों की, भिलालों की, बारेला लोगों की, उनकी जो जनजातीय भाषा है उसके साथ में ये संबंध बनाती है। दक्षिण दिशा में चले जाए तो निमाड़ी और उसके आगे चले जाए तो मराठी के साथ ये रिश्ता बनाती है। इधर आप पूरब की दिशा में चले जाए तो ये गोंडी जो भाषा है, गैगा है, कोरकू है, इन भाषाओं के साथ अपना संबंध बनाती है। और जब उत्तर की दिशा में चले जाए तो ये बुंदेली बघेली के साथ अपना रिश्ता बनाते हुए, तो मालवी ने इस देश में हृदय का स्थल बना लिया। वास्तव में मालवा संपूर्ण देश का हृदय स्थल। और हमारा कवि कहता है कि दिल्ली तो देखी नहीं रानी, दिल्ली तो देखी नहीं रानी मारे साथे चाल हो, और दिल्ली तो देखी नहीं रानी मारे साथे चाल हो, और भारत माता का हृदय में जड़ियों रतन सो मालूम, आप देखिए क्या हरीश निगम दादा, क्या अद्भुत पंक्तियां उन्होंने अपने इसके माध्यम से व्यक्त की है। दिल्ली तो देखी रानी हमारे साथे चाल हो, वो भारत माता का हृदय में जड़ियों रतन सो। तो जो मालवो है वो रतन सभी को हृदय में जड़े हो। किसी भी देश की पहचान जो है वो 3 चीजों से होती है। एक भूमि पर रहने वाले जन, आदिवासी, और तीसरा संस्कृति से होता है। तब जाकर के राष्ट्र खड़ा होता है। इस राष्ट्र को खड़े करने में मालवा और मालवी की अविस्मरणीय भूमिका। यही वो स्थल है जहां पर 2000 साल पहले आक्रांताओं को खदेड़ करके विश्व में दिग्विजय पताका फहराने का कार्य जो है सम्राट विक्रमादित्य ने किया, जिनकी कीर्ति कथा अरब से लेकर के और सुदूर दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में चले जाएं आप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक जिनकी चर्चा होती है, जिनकी चर्चा मंगोलिया, चीन और कोरिया से लेकर के श्रीलंका तक होती है, वह व्यक्ति इस भूमि का एक अविस्मरणीय योगदान देने वाला रत्न था, सम्राट विक्रमादित्य। और वहां से लेकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्या राजा भोज के बिना मालवा की चर्चा हो सकती है? राजा भोज ने कितना अविस्मरणीय कार्य किया। उनके जमाने का एक कवि था जिसका नाम था रोड़ा कवि। उस रोड़ा कवि ने एक काव्य लिखा, राउलवेल राजकुल विलास। उस राजकुल विलास की विशेषता है कि 7 अलग अलग क्षेत्रों की जो रानियां हैं वो बैठ करके बातचीत करती हैं। यानी मालवा ने हमेशा अलग अलग क्षेत्रों की जुबान को, अलग अलग क्षेत्रों की बोली बानी को अपने यहाँ पर स्थान दिया, जोड़ने का काम किया। उस काव्य में राउलवेल में यह संकेत मिलता है कि 7 अलग अलग क्षेत्रों की रानियां बैठ करके बात कर रही है रनिवास में। किसी की बोली पर महाराष्ट्री का प्रभाव है, किसी की बोली पर गुर्जरी का प्रभाव है, किसी की बोली पर इधर उत्कल क्षेत्र की भाषा का प्रभाव है, लेकिन सब एक छत के नीचे बैठ करके विचार करते हैं। और वहां पर मालवा की जो विशेषता है, मालवी जो बोली है, उसका भी संकेत वहां पर हमें मिलता है। वह शिलालेख भोजशाला में लगा हुआ था, जिसको अंग्रेज लोग यहाँ से निकाल करके और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में जो स्थित है वहां ले जा करके उसको रख दिया। आज आप देखिए कि मालवा की जो विशेषताएं हैं ये दूर दूर देशों तक इसकी चर्चा होती है। मालवा की जो लघु चित्र शैली है उसकी चर्चा दुनिया के तमाम देशों में होती है। यहाँ पर बनाए गए जो लघु चित्र हैं वो आपको ब्रिटेन के म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ के चित्र जो है कोरिया के म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे। कोरिया का जो राजवंश है उसका संबंध मालवा के बिल्कुल निकट का जो हिस्सा है विदिशा, उसके साथ उसका संबंध है। वहां पर आप देखिए कि जो यहाँ की एक बच्ची है उसका विवाह जो है कोरिया के राजवंश में किया जाता है। वहां पर आज उसका स्मारक बना हुआ है। और तात्पर्य है कि विश्व इतिहास में मालवा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो रेशम मार्ग जाता था, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, जो चीन तक चला जाता था, उधर यूरोप और आगे के हिस्से से जुड़ता हुआ इधर हमारे जो खंबात की खाड़ी पर जो बंदरगाह बने हुए हैं उसके साथ में वो जुड़ता था, तो उसके साथ भी मालवा का रिश्ता रहा। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के चिन्ह वाले सिक्के मिलते हैं जिसमें धन की आकृति। धन का मतलब भी होता है जोड़ना, और धन का तात्पर्य भी होता है कि संपदा। आप देखिए कि सदियों पहले यह जो मालवा है ये चौराहे के रूप में अलग अलग दिशाओं के लोग यहाँ पर आते थे व्यापार के लिए।
मालवा का जो व्यापार था उसका संबंध जो है ग्रीक लोगों से, रोमन लोगों के साथ में। ऐसी तमाम पोट्रीज यहाँ पर मिलती हैं, तमाम सिक्के मिलते हैं जो ग्रीक और रोमन सभ्यता से जुड़े हुए। तात्पर्य है कि विश्व सभ्यता के केंद्र में मालवा की अपनी विशेष भूमिका है। ये तो हमारा संकट है कि हम लोगों ने धीरे धीरे उसको विस्मृत किया, लेकिन हमारे रचनाकारों ने उसको जीवित किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अरिहंत सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा नाना महाराज की इस पुण्य भूमि पर हम सब यहाँ पर एकत्र हैं और मालवी कविता का कवि सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। ये लोग जो मालवा के जो तमाम रचनाकार हैं, ये नहीं होते तो मालवी जन जन तक नहीं पहुँच सकती। इन लोगों ने उस जमाने में मालवी को प्रतिष्ठित किया जब तमाम मंचों पर हिंदी की कविताएं प्रस्तुत की जाती थी। उस जमाने में आप देखिए कि स्वयं निराला काव्य पाठ करते थे मंच पर जाकर, महादेवी वर्मा करती थी, लेकिन मालवा के कवियों ने, मालवा के उस दौर के आराधकों ने यह प्रयास किया कि केवल और केवल हिंदी का ही काव्य पाठ न हो, मालवी कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ। 1950 के आसपास देश नया नया आजादी हुआ था। कार्तिक महीने में सबसे पहली बार मालवी कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई और उस दौर में गिरिवर सिंह भंवर जैसा एक महत्वपूर्ण रचनाकार जो है वो खड़ा होता है, फिर तो यह सिलसिला चल पड़ता है। और आप देखिए, मैंने संकेत दे रहा था रोड कवि से लेकर के धारा निरंतर प्रवहमान रही। हमारे गुरु गोरखनाथ जी, उनके काव्य में मालवी के तत्व मिलते हैं, स्वयंभू के काव्य में मालवी के तत्व मिलते हैं, शुभशील गणी के काव्य में मालवी के तत्व मिलते हैं, स्वयं मुंज और भोज की रचनाओं में मालवी से जुड़े हुए अनेक तत्व मौजूद हैं। और वहां से लेकर के जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो रामानंदाचार्य जी की शिष्य परंपरा का एक महान रचनाकार मालवी के साथ जुड़ता है, जिसका नाम है संत पीपाजी। संत पीपाजी गागरणगढ़ के शासक थे, लेकिन जब उन्होंने पाया कि स्थिति ये हो गई है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, उन्होंने राजपाट त्याग दिया और सुई धागा लेकर के चल गए। आप देखिए कि इस भूमि का एक ऐसा रचनाकार हमारे बीच में आता है, वो कहता है कि तलवार से एक दूसरे को छिन्न भिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, सुई धागे के माध्यम से केवल वस्त्र ही नहीं, लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और वो संत पीपाजी की जो वाणी है, उसको वही स्थान मिला हुआ है जो संत कबीर की वाणी को मिला हुआ है, उसे वही स्थान मिला हुआ है जो संत रविदास जी की वाणी को मिला हुआ है। रामानंद जी के जो द्वादश भागवत थे, उन द्वादश भागवतों में एक महत्वपूर्ण नाम है संत पीपाजी। और संत पीपाजी के साथ उनकी सहचरी के रूप में सीता सहचरी जो है उनके साथ में स्थान स्थान पर यात्राएं करती है और मालवी उस दौर में आगे बढ़ती है। ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार कवित्रियां होती हैं, जिसमें हम चंद्र सखी की चर्चा करते हैं, हम सुंदर कवियत्री की चर्चा करते हैं, और वहां से लेकर के ये जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो आधुनिक युग में मालवी काव्य के पुरोधा के रूप में पन्नालाल नायक जैसा एक रचनाकार, आनंदलाल दुबे जैसा एक महत्वपूर्ण रचनाकार आता है कि रामाजी रह गया न रेल जाती। आप देखिए कि कविता का शीर्षक, कविता की पंक्ति लोकोक्ति बन जाती है। ये हमारे मालवा के कवियों की वाणी की विशेषता है। ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता है। गिरिवर सिंह भंवर आते हैं, हरीश निगम जी जैसे एक महत्वपूर्ण रचनाकार हमारे बीच में आते हैं, नानाजी पटेल अपनी अद्भुत की रचनाओं के माध्यम से मालवा को बांधने की चेष्टा करते हैं। भावसारबाज जैसे रचनाकार हमारे बीच में आते हैं, जो सीधे सीधे हमारे आंखों में आंखें डाल करके और मालवा के तमाम क्षेत्रों में व्याप्त तत्कालीन जो विसंगतियां उनके बारे में खुलासा करते हैं। हंसी हंसी में जो है इतना गहरा जंग करके चले जाते हैं कि आज भी उनके कोटि का कोई रचनाकार हमें दिखाई नहीं देता। यह सिलसिला आगे बढ़ता है। आप देखिए कि मोहन सोनी जैसे एक महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं। अभी सुल्तान मामा की हम लोग चर्चा करें। सुल्तान मामा ने कोकिल कंठी गीतकार के रूप में जो एक विशेष स्थान अर्जित किया कि उनकी केवल पहली पंक्ति सुनते ही कई लोगों को भ्रम हो जाता था, जो दूर से सुनते थे कि ये पुरुष स्वर है या स्त्री का स्वर है। और आप देखिए कि वो जो सुल्तान मामा है वो हम सबके हृदय में बस जाते हैं और ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ पर पूनम चंद सोनीबाई जैसे रचनाकार होते हैं, इसी प्रकार से रामचंद्र अरुण जैसे रचनाकार होते हैं, शिव राठौड़ जैसे रचनाकार होते हैं, और झलक निगम जी, जिनको मैं प्रातःस्मरण रूप में स्मरण कर रहा हूँ, झलक निगम जी जैसे रचनाकार होते हैं। झलक निगम जी जब ये देखते हैं
कि यह जो रचना धर्मिता जा रही है इसमें अब हमें कुछ आधुनिक प्रकार के प्रयोग करना होंगे, हमें हाइकू को लेकर के प्रयोग करना होगा, हमें नए नए प्रकार से गजलें आदि का प्रयोग करना होगा। उन्होंने किया, उनकी रचनाएं जो है एक नए प्रकार के संसार की ओर हमें ले जाने की चेष्टा करती है। तो यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में राजेश रावल जैसा एक रचनाकार आता है जो कि आंबा को ब्याह जैसी कृति देता है। एक खंडकाव्य के रूप में वो रचना हमारे बीच में आती है और पूरे मालवा ही नहीं वरन दूर दूर के लोगों को वो आकर्षित करते हैं। ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो पत्रिका के क्षेत्र में कुछ प्रकाशन हो रहे हैं, जैसे फूलपाती या जगरमगर पत्रिका श्वेतिमा निगम निकालती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो थोड़ी घड़ी के माध्यम से जो बात नई दुनिया के माध्यम से आगे जा रही थी वो धीरे धीरे अब शरण की स्थिति हो गई। कई जो अखबारें वो मालवीय के प्रश्न प्रकाशित करते थे, उन्होंने धीरे धीरे उसको बाहर कर दिया। तो इस समय आवश्यकता इस बात की है कि जो नए प्रकार के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, इन सब के माध्यम से हमारा प्रयास होना चाहिए कि मालवा की जो विशेषताएं हैं, मालवी संस्कृति की जो विशेषताएं, बोली बानी की जो विशेषताएं हैं, उससे जुड़े हुए तमाम पक्षों को न केवल हम लोग उद्घाटित करें वरन प्रयास ये करें कि नई पीढ़ी भी उसके साथ जुड़े। मालवी को लेकर के चाहे पाठ्यक्रम की स्थिति हो, मालवी को लेकर चाहे शोध की स्थिति हो, मालवी से जुड़े हुए नवाचार की स्थिति हो, सभी में निरंतर प्रगति दिखाई देती है। लेकिन इसी दौर में हमारा एक नया संकट भी उपस्थित हो गया है कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उससे हम संवाद करते हुए उन शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो हमारे नहीं है, जो पराए हैं, जो अंग्रेजी या अन्य प्रकार के जो रूप हैं उनका हम लोग प्रयोग करने लगे। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि मालवा की यह जो भगीरथी है, मालवी जो भाषा है, इसके साथ हम लोग जुड़े, इसको अधिकाधिक न केवल प्रयोग में लाएं वरन इसके माध्यम से नवाचार करें, क्योंकि यह जो है बहुत ही संक्रमण का दौर है। आने वाले समय में चिंता जाहिर की जा रही है कि 15-20 वर्षों में यदि हमने समय रहते हुए मालवा की मिठास को, उसके गीतों को, उसके तमाम प्रकार के छंदों को, लय को यदि हमने केवल सुरक्षित ही नहीं वरन उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हाथ धो बैठेंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह सिलसिला बना रहे। मारो योज कहना है कि बोलांगा तो बच्चे की मांगेंगे। मैं हम भी चिंता पेला मांगा। घणो घणो धन्यवाद।